वेलकम टू कैटलिस्ट ग्रुप। अब हम देखने वाले हैं कि हाई एल्यूमिनस सीमेंट, पीपीसी सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलैनिक सीमेंट या फिर जितने भी अपन सीमेंट अभी तक पढ़ चुके हैं, इसके बाद कुछ हम एक्स्ट्रा और सीमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, द नेक्स्ट वन इज वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट, तो देखें वाइट सीमेंट क्या है उसके बारे में अपन सिंपल सा सब लोगों ने हम सब जानते हैं। वाइट सीमेंट सिंपली हम देखते हैं जब अपन टाइल अपने घरों में या फिर किसी जगह पर अपन टाइल के किसी जगह पे फ्लोरिंग कर रहे होते हैं या फिर किसी जगह पर टाइल का यूज़ हो रहा होता है, तो वहाँ पर अपन जनरली वाइट सीमेंट का यूज़ देख सकते हैं। या फिर ऐसे ही किसी या फिर आर्ट जो फ्लोरिंग होती है, मार्बल की आपकी फ्लोरिंग कर रहे हैं, उस जगह पर अपन वाइट सीमेंट देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात आती है कि वाइट सीमेंट किसकी वजह से है या फिर वाइट सीमेंट का वाइट कलर किसके कारण है। तो याद रखेंगे वाइट कलर इज ड्यू टू ZnCl2। जो आपका वाइट कलर है वो ZnCl2 के कारण है। यूजेज में इसके बात करूंगा कि इसके क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, तो याद रखेंगे इसका यूज जनरली मार्बल जॉइंटिंग के लिए एंड टाइल फ्लोरिंग जनरली इनमें किया जाता है। इसके अलावा भी इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, अब यदि मैं बात करता हूं कि इसके और एग्जाम्पल मीन्स इसका यूज हो चुका है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं कि कौन कौन से अपने मार्केट में जो अवेलेबल है वाइट सीमेंट, तो जनरली आप लोग जानते हैं दैट बिरला वाइट, आप सब लोग जानते हैं, इससे काफ़ी फेमस है ये बिरला वाइट और जेके पुट्टी, ये सभी वाइट सीमेंट की ब्रांड एंड इनके एग्जाम्पल हैं। ओके, अभी अपन ये समझ चुके हैं। इसी से रिलेटेड एक और आपका सीमेंट है दैट इज स्नो कैम सीमेंट। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एग्जाम्स में काफ़ी बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट इज स्नो कैम सीमेंट। तो देखेंगे स्नो कैम सीमेंट क्या है, तो सिंपली अपन समझते हैं कि स्नो कैम सीमेंट क्या चीज़ होती है। तो इट इज ऑल्सो ए कलर सीमेंट। ये एक कलर सीमेंट है आपका। तो जैसा वाइट सीमेंट है, वाइट कलर की वजह से भी इसको एक कलर सीमेंट बोला जा सकता है। तो आपका स्नो कैम सीमेंट भी एक कलर सीमेंट है। लेकिन बात यह आती है कि स्नो कैम किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो अपन सिंपली इसका अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्नो कैम आपका बनता है, यदि मैं ओपीसी आपका सीमेंट ले रहा हूं, लेकिन इस बार हम ओपीसी में Fe2O3 मीन्स आप आयरन ऑक्साइड को नहीं लेंगे, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से ही आपके सीमेंट में कलर आता है। तो विदाउट Fe2O3, तो हमने इस बार आयरन ऑक्साइड को काम में नहीं लिया है। ओके, लेकिन साथ में इसके क्या लेंगे अपन, कलरिंग पिगमेंट। जो भी आपके कलर के जो भी कलर आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पिगमेंट चूज करके इसमें आप इसको अप्लाई करेंगे। कलरिंग पिगमेंट अपन इसमें यूज में लेंगे। ओके, चलिए ये समझ में आया। तो एक कलर सीमेंट है स्नो कैम किस तरीके से बनेगा कि विदाउट FeCO3 आप ओपीसी लें और उसमें आप यदि कलरिंग पिगमेंट मिला दें तो आपके सामने स्नो कैम सीमेंट बनके तैयार हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ की, तो स्नो कैम सीमेंट की स्ट्रेंथ ऑफ स्नो कैम सीमेंट इज ग्रेटर देन OPC। जनरली OPC से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है स्नो कैम सीमेंट की। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है दैट द स्ट्रेंथ ऑफ स्नो कैम सीमेंट इज ग्रेटर देन OPC। और ये अलग अलग कलर्स में, जब आपने कई बार मोज़ेक फ्लोरिंग या टाइल्सो फ्लोरिंग देखी होगी, तो वहाँ पर भी अपन स्नो कैम सीमेंट का यूज़ करते हैं, जिस जगह पर सीमेंट को कलरिंग सीमेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो अपने पास दो और नए सीमेंट के बारे में अपने को पता चला है, व्हाइट सीमेंट एंड स्नो कैम सीमेंट। दोनों ही एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इनके बारे में अपन जो भी अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें बता सकते हैं कि
विदाउट Fe2O3 या विदाउट आयरन ऑक्साइड यदि हम OPC को काम में ले रहे हैं तो वहां कौन से सीमेंट की जिक्र किया जा रहा है, उस जगह पर स्नो कैंप सीमेंट के बारे में बात की जा रही है और सिंपल इसके बारे में अपन समझ चुके हैं। अब देखिए कि ये सीमेंट अपने इंट्रोडक्शन के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस तो रखते ही हैं, लेकिन एक सीमेंट और मैं आपको बात करूंगा, दैट इज हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो देखें हाइड्रोफोबिक सीमेंट कौन सा होगा। मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए यदि आप सब लोग जानते होंगे कि सीमेंट को यदि स्टोर करके हम रख लेते हैं, यदि सीमेंट को स्टोर करके रख लिया जाए तो वो सीमेंट अच्छा नहीं होता है, मींस उस सीमेंट की स्ट्रेंथ रिड्यूस होती हुई चली जाती है। तो सिंपली यदि कोई क्वेश्चन आता है कि स्टोरेज के साथ सीमेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इक्वल रहती है या फिर नन ऑफ दीज, तो याद रखें स्ट्रेंथ हमेशा स्टोरेज के साथ सीमेंट की घटती रहती है। ओके, तो हमेशा याद रखना है। और कौन कौन से तरीके से मैं एक स्टोरेज, एक इंपॉर्टेंट नोट में एक आपको एक स्टोरेज टॉपिक को भी समझाऊंगा कि स्टोरेज को किस तरीके से अपन डील करते हैं सीमेंट में, कि हमें कौन कौन से क्राइटेरियाज को फॉलो करना चाहिए स्टोरेज ऑफ सीमेंट के लिए। तो अब अपन जब इनके बारे में जान चुके हैं तो जो नेक्स्ट सीमेंट है आपका दैट इज हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोफोबिक सीमेंट की। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ओके, तो देखें हाइड्रोफोबिक सीमेंट में क्या होता है, ये सीमेंट उस पर्पज के लिए बनाया जाता है जब हमें सीमेंट को ज्यादा समय के लिए स्टोरेज करके रखना हो। सिंपली वापस से सुने कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट उस जगहों के लिए बनाया जाता है, उन जगहों के लिए सूटेबल होता है जहां हमें सीमेंट को ज्यादा समय के लिए स्टोरेज करके रखना है, उस जगह हाइड्रोफोबिक सीमेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो अपने समझ में आया कि इसकी सूटेबिलिटी कहां पर है, जहां पर अपने को ज्यादा समय के लिए स्टोरेज करके रखना है अपने सीमेंट को। अच्छा, अगर बात करूंगा कि इसकी कॉस्ट के बारे में, तो हमेशा याद रखेंगे कॉस्ट इज ग्रेटर देन OPC। OPC के कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होगी हाइड्रोफोबिक सीमेंट की कॉस्ट, क्योंकि उससे कुछ एक्स्ट्रा ही अपने को फीचर्स, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें अपने को देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। ओके, तो देखें हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज़ किया जाएगा जहाँ स्टोरेज करके रखना हो सीमेंट को ज़्यादा समय के लिए, साथ में इसकी जो कॉस्ट होगी वो OPC से हमेशा ज़्यादा होगी। अब इसको बनाते समय एक चीज़ याद रखें कि एग्जाम में कोई पूछ लेता है, तो OPC में बोरिक एसिड मिलाया जाता है जिसकी मात्रा 0.1 से 4% बोरिक एसिड मिलाया जाता है, जिससे कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट मिलके तैयार होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे हमने टाइप ऑफ सीमेंट में डिस्कस किए हैं, जितने भी जहां पर जो भी इंपॉर्टेंस हो सकता है, मैंने पॉसिबिलिटी रखी है कि आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कशन करूं। तो मैं टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं आपसे। मैं आपसे हीट ऑफ हाइड्रेशन या फिर रेट ऑफ हाइड्रेशन, इनके डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर, स्ट्रेंथ के डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, बॉक्स कंपाउंड के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, फील्ड टेस्ट के बारे में या लैबोरेटरी टेस्ट के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके अलावा मैं जो इसके इंग्रेडिएंट है उनके बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं, इंग्रेडिएंट कौन सा क्या काम करता है, ग्रेड ऑफ सीमेंट के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, और एक एक टाइप ऑफ सीमेंट को लेके मैंने आपको ब्रीफली समझाया है कि कौन सीमेंट किस तरीके से कहां सूटेबल है और कौन किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो आपके समझ में सब कुछ आ चुका है। अब मैं जिक्र कर रहा था कि हर एक सीमेंट के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हर एक सीमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सीमेंट हैं उन सब की इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो मैं आपको एक टेबल से इस चीज को बताऊंगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम किस तरीके से अपन डील करेंगे। तो देखेंगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक टेबल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। टाइप ऑफ सीमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ सीमेंट, यहां मैं लिख रहा हूं इनिशियल सेटिंग टाइम IST एंड यहां मैं लिख रहा हूं फाइनल सेटिंग टाइम FST। ओके, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं इसलिए मुझे फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है इस जगह पर। दैट व्हाट इज द IST इनिशियल सेटिंग टाइम, व्हाट इज द FST फाइनल सेटिंग टाइम एंड टाइप ऑफ सीमेंट वी आर डिस्कसिंग हियर। सो सीरियल नंबर में यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ नंबर 1। तो देखें
मैंने आपको काफ़ी सारे सीमेंट बताए हैं। जिस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ओपीसी के बारे में पूरा चैप्टर आपको समझाया है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, या फिर आपको पीपीसी के बारे में, फिर उसके बाद टाइप ऑफ सीमेंट मैंने पीपीसी या आरएससी या स्लैग सीमेंट या सुपर सल्फेट सीमेंट या फिर लो हीट सीमेंट, आपके लिए हाई एल्यूमिना सीमेंट, सोनोकैम सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, बहुत सारे सीमेंट पढ़ाए हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सीमेंट जिनके एग्जाम में जिनकी आईएसटी एफएसटी आपसे पूछ ली जाती है, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो देखेंगे इस जगह पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं ओपीसी, पीपीसी, आरएचसी, स्लैग सीमेंट, इसको आप ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट भी बोल सकते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट भी बोल सकते हैं आप इसे। तो देखें, वापस से रिपीट कर रहे हैं अपन, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, एंड आपका सुपर सल्फेट सीमेंट एंड सुपर सल्फेट सीमेंट। तो ये आपके काफ़ी सारे सीमेंट्स के नाम मैंने एक संग क्यों लिखे हैं, क्योंकि इन सब की इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम की वैल्यू सेम होती है। तो देखिए क्या वैल्यू होती है, तो मैंने सिंपली आपको ओपीसी के लिए सबसे पहले बताई थी। तो अगर आपको ओपीसी की इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में आपको पता है तो बहुत सिंपल होगा आपके लिए ओपीसी, पीपीसी, आरएससी, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट एंड सुपर सल्फेट सीमेंट, इन सब की आईएसटी एंड एफएसटी को फाइंड आउट करना। तो सिंपली मैं यहाँ पर कॉमा यूज कर रहा हूँ जिससे कि आपको डिफरेंशिएट हो कि कहाँ से एक नया सीमेंट का नाम स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं इन सब के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम की वैल्यू देखें। इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट। सो शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट। इन सब के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम की वैल्यू 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, यदि मैं बात करूंगा फाइनल सेटिंग टाइम की, तो इन सारे सीमेंट्स के लिए फाइनल सेटिंग टाइम की वैल्यू कभी भी 10 आवर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 आवर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एफएसटी एंड आईएसटी 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। सिंपली अगर आपको ये याद हो जाता है तो बहुत ही सिंपली आप इसको आगे याद रख सकते हैं, एग्जाम में अच्छे से आप इसको डील कर सकते हैं। यदि मैं सेकंड टाइप ऑफ सीमेंट पे चलता हूं, इट इज क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट, तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया था क्विक सेटिंग सीमेंट किस तरीके से बनता है। यदि मैं ओपीसी के अंदर जिप्सम की मात्रा कम मिला दूं तो वो जल्दी से सूखना चालू कर देता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि मैं सीमेंट के अंदर जिप्सम नहीं मिलाता हूं तो मेरे पास सीमेंट लगभग 5 मिनट के अंदर सेट हो जाता है, जिसे मैं फ्लैश सेटिंग बोलता हूं। और फ्लैश सेटिंग से बचाने के लिए ही मैं जिप्सम का यूज करता हूं, जिससे कि C3A पर काउंटर स्ट्रेट होके वहां पर इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो यहीं से मैं याद रखूंगा कि मैं यहां पर जिप्सम की मात्रा कम मिला रहा हूं, मींस मैंने आपको 5 मिनट फ्लैश सेटिंग से रिलेट किया था। तो याद करने की ट्रिक याद रख सकते हैं कि क्विक सेटिंग भी जिप्सम की मात्रा कम होने के कारण 5 मिनट से ज्यादा समय वो अपने को नहीं देता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। तो आप याद रखेंगे कि क्विक सेटिंग सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट से ज्यादा हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। इवन एटलीस्ट 5 मिनट हमारे पास होने ही चाहिए इस सीमेंट के संग काम करने के लिए। ओके, यदि मैं बात करता हूं फाइनल सेटिंग टाइम की, तो फाइनल सेटिंग टाइम इस सीमेंट के लिए 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप आईएसटी एंड एफएसटी दोनों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं बहुत सिंपली। अब आगे अगर मैं बात करता हूं लो हीट सीमेंट की, तो देखेंगे थर्ड इज लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट, मैंने आपको बताया था कि लो हीट सीमेंट या जो आपके 3 सीमेंट मैंने आपको बताए थे, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। मैंने 3 सीमेंट बताए थे, तीनों में ही हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू लो होती है, क्योंकि तीनों में ही कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल का नाम आ रहा है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन लो हीट सीमेंट को आप लो वर्ड से याद रख सकते हैं, दैट लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके,
अगर मैं बात करता हूँ लो हीट ऑफ एडिशन की, तो इसका यूज आप जानते हैं एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है कि डैम एंड रिजर्वायर के लिए लो हीट सीमेंट का यूज किया जाता है। डैम एंड रिजर्वायर मींस मास कंक्रीटिंग के लिए आप लो हीट सीमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हीट ऑफ एडिशन की वैल्यू कम होती है, एनर्जी का कंजप्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम की, तो यहाँ पर इनिशियल सेटिंग टाइम कभी भी 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपली मैं आपको बता चुका हूं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जस्ट अपोजिट होता है आपका लो हीट सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहता है कि एक दिन में रैपिड हार्डनिंग जितना स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर लेता है उतना ओपीसी 3 दिन में कर पाता है। वहीं पर यदि बात करूं कि जितना रैपिड हार्डनिंग 3 दिन में कर लेता है उतना ओपीसी 7 दिन में कर पाता है। इसी तरीके से मैं लो हीट सीमेंट की बात करूं तो लो हीट सीमेंट के कंपैरिजन में उल्टा होता है कि जितना ओपीसी सीमेंट 3 दिन में 1 दिन में स्ट्रेंथ ऑब्टेन करता है एक दिन में, उतना लो हीट सीमेंट 3 दिन में ऑब्टेन कर पाता है, और जितनी स्ट्रेंथ ओपीसी 3 दिन में ऑब्टेन कर लेता है उतनी स्ट्रेंथ लो हीट सीमेंट आपका 7 दिन में ऑब्टेन करवाता है। तो इसीलिए ये स्लो, इसको टाइम ज्यादा होता है, आराम से अपन इसको यूज करते हैं। 60 मिनट तक का टाइम, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए वो ठीक है, लेकिन 60 मिनट से कम इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं फाइनल सेटिंग टाइम की, तो इसका फाइनल सेटिंग टाइम भी वही होता है जो आपका ओपीसी, पीपीसी, आरएससी, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट एंड स्लैग सीमेंट का होता है। तो इसका भी आपका होगा 10 आवर्स। तो फाइनल सेटिंग टाइम फॉर लो हीट सीमेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर्स। यदि मैं बात करता हूं नेक्स्ट, द लास्ट वन इज फोर्थ हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसको आप बेसिकली याद भी रख सकते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट, क्योंकि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 4 आवर्स। मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम की वैल्यू 4 आवर्स से कम नहीं होनी चाहिए एंड फाइनल सेटिंग टाइम की वैल्यू 5 आवर्स से कम नहीं होनी चाहिए। अब आपके समझ में आ चुका है अच्छे से कि हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए क्या वैल्यू होंगी इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम की, क्विक सेटिंग के लिए क्या होंगी, लो हीट सीमेंट एंड पीपीसी, आरएससी, ओपीसी, सबके लिए बहुत अच्छे से ब्रीफली मैंने आपके सामने टेबल क्रिएट की है। इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से मेरे एग्जाम में यदि आता है किसी भी, चाहे इवन यू आर फेसिंग गेट, आईएएस और एसएससी जेईई और आरपीएससी एई प्री और प्री एग्जाम्स ऑफ एनी स्टेट, सो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा किस जगह पर हमें आंसर देना है एसटी एंड एफएसटी के लिए, कौन से सीमेंट के लिए। तो अब यहां पर समझ चुके हैं। अब देखिए हम बहुत एकदम पीक पीरियड पे हैं जहां पर ये चैप्टर एंड होने वाला है। तो मैं लास्ट ऑफ दिस चैप्टर में आपको बहुत अच्छी चीजें कुछ डिस्कस करना चाहता हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो कि जनरली आपको बेसिकली नोट्स के अंदर नहीं मिल पाती हैं या फिर किसी बुक के अंदर आपको बेसिकली बहुत ढूंढने से मिलती हैं वो चीजें। तो देखें उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो इंपॉर्टेंट नोट में मैं आपको बता रहा हूं स्टोरेज के फॉर्म में। तो देखिए कि जब हम सीमेंट को स्टोर करके रखते हैं तो सीमेंट को स्टोर करके रखते समय क्या क्या चीजें मेरे को पता होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो बेसिकली मेरे को हमेशा ही पता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ बैग्स आते हैं, या फिर पूछ लिया एक बैग कितने केजी का होता है, एक बैग में कितना लीटर सीमेंट आ सकता है, या फिर आपसे पूछ लिया कि सीमेंट को कौन कौन सी जगहों पर नहीं रखना चाहिए, कौन कौन सी जगहों पर रखना चाहिए, दीवार से कितना दूर रखना चाहिए, फ्लोर से कितना दूर रखना चाहिए, या फिर उसमें केमिकल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टोरेज के साथ उसकी वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से, या व्हाइट सीमेंट किस चीज से मिलकर बना होता है, कलर ऑफ सीमेंट किस चीज से ऑप्टेन, कौन से स्केल से ऑप्टेन होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपसे कुछ एक छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने जा रहा हूं। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सो
इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में अपन देखेंगे कि कौन से, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि जो अपन ने ग्रेड्स पढ़ी थी 33, 43, 53 ग्रेड्स, तो उनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एग्जाम पूछ लिया आपसे कि 33 ग्रेड आप यूज कर रहे हो तो 3 डेज और 28 डेज की स्ट्रेंथ का एवरेज क्या होगा, या फिर 7 डेज और 28 डेज की स्ट्रेंथ का एवरेज क्या होगा, या कितना परसेंट स्ट्रेंथ 3 डेज में ऑब्टेन होगी, या कितनी परसेंट जो आपकी स्ट्रेंथ है वो 7 डेज में होगी, कितनी परसेंट आपकी 28 डेज में होगी। तो सिंपली मैं आपको बता चुका था कि यदि मैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, दैट इज मैं आपको इसको भी एक टेबल से समझा देता हूँ जिससे कि आपको बहुत सिंपल रहेगा। सो ग्रेड ऑफ सीमेंट, तो देखेंगे अपन अपनी 3 ग्रेड्स होती हैं। जो मैं फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ दैट इज 33 ग्रेड, नेक्स्ट वन इज 43 ग्रेड एंड लास्ट वन इज 53 ग्रेड। सो हम 3 ग्रेड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस जगह पर। तो देखें, मैंने आपको बताया था कि 33 मींस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 20 days squaring of a cube which is molded with the help of 33 grade cement is 33 Newton per mm square। 33 ग्रेड सीमेंट को यूज करके जो अपने क्यूब बनाया था 70.6 बाई 70.6 बाई 7.6 का, उसको CTM मशीन में जब मैंने यूज किया 28 डेज की क्वेरिंग के बाद, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपने को ऑब्टेन हुई है वो कितनी होगी, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। लेकिन बात है कि ये तो आपके पास 28 डेज की आई, अगर मैं बात करता हूँ 3 डेज में कितनी होगी या 7 डेज में होगी, फाइनली 20 डेज में फिर कितनी होगी। तो देखें, सबसे पहले अब मैं बात करूंगा कि 3 डेज में कितनी होगी, दैट इज 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एट 7 डेज इट विल बी 22 न्यूटन per mm square and finally at 28 days it is 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इन डाटास को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे ताकि आपको इनका रेशियो फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हालांकि ये रेशियो आपका तब भी बताया जाता है जब मैं आपको कंक्रीट पार्ट पढ़ाऊंगा, BMC का कंक्रीट पार्ट, तब भी, लेकिन यहाँ वहां पर आपको वापस से रिवाइज भी होंगी चीजें और अच्छे से समझ में भी आएंगी कि किस तरीके से मैं इनको ज्यादा अच्छे से डील कर पाऊंगा अपने एग्जाम के अंदर। ओके, मैं अगर सेकंड की बात करता हूं कि 43 ग्रेड की 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज की स्ट्रेंथ क्या होगी। सो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज, सो देखिए कि आपको तीनों ही डाटा हर एक ग्रेड के लिए याद रखने पड़ेंगे अच्छे से, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखते हैं आप, इट इज 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन at 7 days it is 33 Newton per mm square and finally it is 43 Newton per mm square। So simply it is very simple, increase with 10। so इसमें यदि 10 है, मान लीजिए ये 23 है, ये आपको याद है, तो इसमें 10 ऐड कीजिए, आपके पास फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, द लास्ट वन इज 53 ग्रेड। सो द 53 ग्रेड के लिए अपन क्या देखेंगे, 3 डेज की जो कंप्रेसिव जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, वो क्या होगी आपकी, दैट इज 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 3 डेज की आपको पता चलिए 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड फॉर 7 डेज इट इज 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड फाइनली फॉर 28 डेज इट इज 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो सिंपली हम तीनों ही ग्रेड्स के लिए 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका एक पहला पॉइंट हो चुका है। ओके, देखिए मैं और भी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा साथ साथ। तो देखें, मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट का आपके लिए बोलूं कि स्टोरेज की बात करें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाता जाऊंगा। ये आपका पहला पॉइंट हो चुका है। द सेकेंड पॉइंट इज कि स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट decreases with स्टोरेज के टाइम में इंक्रीज होने के साथ साथ सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ये बहुत सिंपल ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज की, यदि आप स्टोरेज कर रहे हैं सीमेंट को, तो हमें हमेशा थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं कि सीमेंट should store in dry place
हमें हमेशा ड्राई प्लेसेस पर सीमेंट शुड बी स्टोर, हमें हमेशा सीमेंट को ड्राई प्लेसेस पर स्टोर करना चाहिए। तो देखें ड्राई प्लेसेस पर जब अपन स्टोर करेंगे तो क्या होगा उससे कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर नहीं जाएंगे और उसकी स्ट्रेंथ पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखें धीरे धीरे मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा किस किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो देखें कि कभी भी हमेशा ध्यान रखें कि सूखे जगह पर ड्राई प्लेस पर अपन स्टोर करके रखें सीमेंट को। द प्रीवियस सेंटेंस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेस विद स्टोरेज। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी हमेशा स्टोरेज के साथ। तो स्टोरेज से हम कैसे उसको बचा सकते हैं? पहली बात तो मैंने आपको एक हाइड्रोफोबिक सीमेंट बताया, उससे भी अपन बचा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए चलिए उससे भी मैं नहीं बचा पाया अपने सीमेंट को, और मुझे क्या करना है कि मुझे एक और कुछ प्रिकॉशन समझ में आने चाहिए जिससे कि मैं अपने सीमेंट को और सेव कर सकूं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब आप इसको फ्लोर से डिस्टेंस देख रहे हैं कि मुझे इसको फ्लोर से कितना ऊपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखना चाहिए, तो हमेशा याद रखें 200 mm अवे फ्रॉम फ्लोर एट प्लेटफॉर्म। समझने के लिए मैंने लिख दिया है कि आप कहेंगे फ्लोर से ऊपर कैसे रखेंगे, तो एक प्लेटफॉर्म बना के, जो भी आपका एक प्लेटफॉर्म है, आप हार्ड प्लेटफॉर्म हार्ड स्ट्रेटा बना के उस पे फ्लोर से 200 mm ऊंचाई पर या 200 mm अवे आप रखेंगे अपने सीमेंट के बैग्स को। ओके, दूसरी जो बात है कि चलिए ठीक है आपने फ्लोर के बारे में बात कर ली, यदि मैं वॉल से बात करता हूं तो हमेशा रखें कि वॉल से अपने को इसे 300 mm अवे रखना है फ्रॉम वॉल से हमें इसको 300 mm अवे रखना है, 300 mm दूर रखना है। नेक्स्ट चीज कि जब हम स्टैक्स बना रहे हैं, स्टैक्स जब अपन बना रहे हैं यानी कि जब अपन बैग्स को एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं, तो स्टैक्स कितने से नंबर ऑफ बैग्स कितने रखने चाहिए एक स्टैक के अंदर, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे स्ट्रेंथ में या फिर सीमेंट की क्वालिटी या स्ट्रेंथ में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमेशा ध्यान रखें नॉट मोर देन 10 बैग्स ए स्टैक। एक स्टैक के अंदर, एक ढेर के अंदर हमें 10 बैग्स से ज़्यादा सीमेंट बैग्स को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। ये भी आपको याद रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट चीज़ है आपकी कि हमें सीमेंट को केमिकल एंड मॉइस्चर फ्री रखना चाहिए। मीन्स कि हमें केमिकल और मॉइस्चर इन दोनों ही चीज़ों से अपने सीमेंट को दूर रखना चाहिए जिससे कि अपने सीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट चीज़ सुनेंगे कि यदि मैं बात करता हूँ 1 बैग ऑफ सीमेंट, इसको यदि मैं बात करता हूँ कि इसकी कितने केजी का होता है, दैट इज ऑफ 50 kg, 50 kg का एक सीमेंट बैग होता है। यदि मैं बात करता हूँ आपके लिए इसको वॉल्यूम है 1 kg का, यदि वॉल्यूम में बात करूँगा 1 बैग ऑफ सीमेंट इक्वल्स टू 35 लीटर। It is 34.845 or about 34.875 liter, but finally in the numerical value finally it is taken as 35 liter. So 1 बैग का यदि आपसे पूछा है केजी में कितनी इसका वेट होता है तो 50 kg, और एक बैग का लीटर में यदि आपसे वॉल्यूम पूछता है तो आप बता सकते हैं 35 लीटर इसका वॉल्यूम हो गया है। ओके, यदि आपसे कोई पूछता है कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितने होते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपको एस्टिमेशन एंड या फिर आपको मैं कंक्रीट के अंदर इनको फाइंड आउट करना भी बताऊंगा कि इस तरीके से नंबर ऑफ बैग्स को फाइंड आउट किया जाता है। सो नंबर ऑफ बैग इन बैग ऑफ सीमेंट इन 1 मीटर क्यूब equals to 28.8 bags। हमेशा याद रखें 1 मीटर क्यूब में 28.8 बैग सीमेंट को आप रख सकते हैं। आपके यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, यदि मैं आगे में बात कर रहा हूँ कि चलिए ठीक है ये सारी बातें हो गई अपनी। एक मैं आपको थोड़ी देर पहले अभी बता रहा था कि सीमेंट के लिए एक सीमेंट होता है आपका स्नोकैम एंड एक सीमेंट होता है आपका व्हाइट सीमेंट, दोनों ही कलर सीमेंट हैं। तो यदि मैं बात करूं कि सीमेंट का कलर कौन से एक स्केल से ऑब्टेन किया जाता है, तो याद रखेंगे कि सीमेंट के कलर को ऑब्टेन करने के लिए हम जिस स्केल का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड हंटर स्केल। सो यहाँ पे फाइंड इसको रिटर्न आउट कर देता हूं
hunter scale is used to find out the color of cement कि सीमेंट का कलर फाइंड आउट करने के लिए हमें हंटर स्केल का यूज़ लेना चाहिए, हंटर स्केल का यूज़ लिया जाता है। तो आपने ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। साथ में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि वाइट सीमेंट हमेशा प्योर लाइमस्टोन या प्योर आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या चॉक से मिलकर बना होता है। वाइट सीमेंट हमेशा प्योर लाइमस्टोन या चॉक से मिलकर बना होता है। इस चीज़ को भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ दैट आपको समझ में आना चाहिए कि वाइट सीमेंट इज made up with pure limestone और chalk। तो देखें इतने सारे पॉइंट्स और एक्स्ट्रा अपन पढ़ सकते हैं, बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ये, जिससे कि आपको डिस्कशन मिलता है कि ग्रेड्स ऑफ सीमेंट आपको समझ में आई कि 3 डेज 7 डेज 28 डेज के लिए इनकी स्ट्रेंथ क्या है, और अब इनका अपन एवरेज निकाल सकते हैं या रेशियो अपन निकाल सकते हैं। परसेंटेज में अपन आपको बता चुका हूँ, एंड इनकी जो वैल्यू है आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। कितना परसेंट स्ट्रेंथ आपको 3 दिन में मिलती है, कितना परसेंट स्ट्रेंथ आपको 7 डेज में मिलती है, कितना 28 डेज में, फाइनली जो आपकी 99.99 या 100% आप इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताया सीमेंट का स्टोरेज किस तरीके से करना चाहिए, किन किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, स्टोरेज रखने से क्या होगा, और यदि ऐसा भी नहीं होता है तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट का यूज़ करने से हम कैसे बच जाते हैं इस सीमेंट से। तो अपनी ये सारी चीज़ें अपने समझ में आ चुकी है। अपना सीमेंट चैप्टर हम बहुत अच्छे से ब्रीफली पढ़ चुके हैं। मैं आपको मैं आगे सीमेंट जब कंक्रीट पढ़ाऊंगा तो मैं साथ में बताऊंगा भी कि कौन से सीमेंट का कौन सा कोड भी यूज़ किया जाता है। तो देखें अपना ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द BMC सब्जेक्ट, इट इज ब्रिक एंड ब्रिक मैसनरी। तो हम देखें ब्रिक एंड ब्रिक मैसनरी दोनों को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रिक यदि अच्छे से समझ में आती है तो हम ब्रिक मैसनरी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, डील कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ ब्रिक। अभी हम बात करेंगे ब्रिक चैप्टर की। तो देखें ब्रिक किसी भी मैसनरी के लिए एक बेसिक यूनिट होती है। ब्रिक क्या है कि एक बेसिक यूनिट है जिससे किसी भी स्ट्रक्चर को अपन आगे किसी एक फ्रेम के अंदर बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ब्रिक दिखाई कैसी देती है, साथ में इसकी डायमेंशन क्या होंगी, इंडियन लेवल पे अलग अलग जगह पर इनका साइज अलग अलग क्यों होता है और साइज को हम क्या कहते हैं। तो देखें सबसे पहले अपन एक ब्रिक ड्रॉ करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि इस ब्रिक के अनुसार आप किस तरीके से पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, मोटर साइज़ क्या होता है, 4 इंची दीवार क्या होती है, पार्टीशन वॉल किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो देखें आपके सामने मैंने एक ब्रिक फॉर्मेशन बनाई है। तो देखें आपने जनरली देखा होगा कि ये ब्रिक कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसमें मैं शेप बना रहा हूँ। ओके, सो अभी इसको अपन समझते हैं। देखें ये ब्रिक का आपको एक ये पार्ट दिखाई दे रहा है एंड एक ये पार्ट दिखाई दे रहा है, एक फाइनली आपका एक टॉप पार्ट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ब्रिक में ये जो तीनों ये पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट्स का नाम क्या होता है, इनकी डायमेंशन क्या होती है। तो अभी जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ दैट इज स्टैंडर्ड ब्रिक। ओके, दैट इज स्टैंडर्ड ब्रिक। अभी हम स्टैंडर्ड ब्रिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कि इस ब्रिक का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, इस ब्रिक का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेचर। इट इज कॉल्ड स्ट्रेचर। इस स्ट्रेचर का जो डायमेंशन है वो यहाँ तक आपका होगा 190 mm। मैं mm में लेके चल रहा हूँ, सेंटीमीटर अगर बात करेंगे सो इट इज 19 सेंटीमीटर। ओके, तो देखें साथ में ये जो आपका मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड हेडर। तो इसको हम कहेंगे हेडर।
ये आपका हेडर पार्ट होगा। एंड जो इस ब्रिक का जो टॉप पार्ट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉप पार्ट से ही, इट इज कॉल्ड टॉप पार्ट। बट ये जो आपको एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जहां पर कि किसी एक कंपनी की ब्रांडिंग होती है, जहां पर किसी कंपनी का नाम लिखा होता है, तो उस पार्ट को हम कहते हैं फ्रॉग। तो इस पार्ट को मैं बोल देता हूं फ्रॉग। तो सिंपली आपको तीन पार्ट समझ में आए हैं कि जो मैंने इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, इस पार्ट का नाम है स्ट्रेचर और ये इस ब्रिक का सबसे बड़ा पार्ट होता है। जो सेकंड पार्ट है जो कि मैं इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं हेडर, जो कि इस ब्रिक का सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है। और इस ब्रिक के टॉप पार्ट पर कौन होता है? फ्रॉग होता है इस टॉप पार्ट पर। और ये आप जो टॉप पार्ट है, जो फ्रॉग है आपका, वो किसी कंपनी की ब्रांडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली अपन धीरे धीरे समझेंगे, एक एक बात को मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि अपन ने सीमेंट की समझी थी, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, और यहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जिस तरीके से मैंने लॉस में है एम से सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से समझा और याद भी कर चुका था, इसी तरीके से मैं यहाँ पे ब्रिक के लिए भी कुछ एक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। तो देखें कि ये जो आपका स्ट्रेचर पार्ट है, इट इज हेडर पार्ट। तो अब मैं इनकी डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो देखें कि इट इज 190 mm, इट इज 90 mm एंड इट इज ऑल्सो 90 mm। तो आपके लिए डायमेंशन पता होंगी, मीन्स this is 90 mm, so this is also 90 mm. It is 190 mm, it is also 190 mm, it is also 190 mm, and it is 90 mm, it is also 190 mm, and it is also 90 mm. So अपने को फाइनली पता चला कि इसका जो टोटल साइज है that is 190 mm into 90 mm, this one, and this one is 90 mm. सो फाइनली हमें एक डायमेंशन मिली है इस पूरी ब्रिक की, जिसको अपन ने दिया है 190 mm, 90 mm एंड 90 mm फॉर्म में। ओके, तो अपने पास एक साइज निकल के आ चुका है। अभी हम जो देखने वाले हैं इसमें कि अपन स्पेशली देखें कि स्ट्रेचर का क्या साइज होगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपके स्ट्रेचर का साइज देखते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रेचर, the red shaded part is called stretcher. So the dimension of stretcher is 190 mm into 90 mm. So यहाँ पे आपको सबको पता चल चुका है। अगर मैं बात करता हूँ हेडर पार्ट की, तो हेडर पार्ट का यदि मैं डायमेंशन देखता हूँ, आप समझ चुके हैं कि ब्लू शेडेड एरिया इज कॉल्ड हेडर पार्ट। और हेडर पार्ट का यदि मैं डायमेंशन देखता हूँ, सो दिस इज 90 mm, दिस इज ऑल्सो 90 mm, सो द हेडर पार्ट इज स्क्वायर इन शेप, सो 90 mm एंड 90 mm। ओके, यहाँ तक अपने को पता चल चुका है। एंड इसका जो टॉप पार्ट है फ्रॉग, इसके डायमेंशन के लिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे। अभी मैं आपको साथ में जनरली बता देता हूँ 9/4/1 इसका डायमेंशन होता है। यदि ये रेक्टेंगुलर है, यदि ये इलिप्टिकल या राउंड है आपका, तो इसका शेप होता है 6/4 इनसाइड की तरफ 1। 6 मीन्स 6, this 4 and inside the depth of the frog is 1 centimeter। तो इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फ्रॉग किस काम आता है, ब्रांडिंग के काम आता है। लेकिन कई लोग कंफ्यूज रहते हैं या फिर ये समझते हैं कि क्या ओनली कंपनी की ब्रांडिंग के काम ही आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बेसिकली सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि ब्रांडिंग इस पर दिखाई दे रही है क्योंकि अपन अभी चैप्टर को स्टार्ट किया है, अभी हमने आगे डिस्कस नहीं किया है। मैंने बेसिकली लिखा है कि फ्रॉग एक तरीके से ब्रांडिंग भी करता है, लेकिन ब्रांडिंग इसका मेन पर्पस नहीं है। अपन जो भी पर्पस है उनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अब मैंने आपके सामने एक ब्रिक का एक फॉर्मेशन बना दिया है, एक ब्रिक को मैंने इंट्रोड्यूस आपके सामने कर दिया है। सो इट इज स्टैंडर्ड ब्रिक, ये आपकी स्टैंडर्ड ब्रिक है। तो अब देखें कि स्टैंडर्ड ब्रिक का डायमेंशन पता चल चुका है, किस पार्ट को क्या कहते हैं वो आपको पता चल चुका है। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि ब्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रिक, इट इज मॉड्यूलर ब्रिक। इट इज मॉड्यूलर ब्रिक। एंड द सेकंड टाइप ऑफ ब्रिक इज ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक। तो देखें
क्या डिफरेंस है मॉड्यूलर ब्रिक में और ट्रेडिशनल ब्रिक में? तो सिंपली बात समझें, जो मैंने आपके सामने अभी जिस ब्रिक को मैंने दिखाया है, दिस ब्रिक इज कॉल्ड मॉड्यूलर ब्रिक। इस ब्रिक का नाम क्या होगा? मॉड्यूलर ब्रिक नाम होगा। किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि देखिए, मॉड्यूलर ब्रिक जो होती हैं उनका साइज नेशनल लेवल पर डिसाइड किया जाता है। मॉड्यूलर ब्रिक का साइज नेशनल लेवल पर डिसाइड किया जाता है। इसको अपन एक बार डिनोट करके रिप्रेजेंट भी कर देते हैं इस तरीके से कि इनका जो साइज होगा, साइज, इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं अपन ताकि अपने को और अच्छे से समझ में आने लगे ये चीजें, कि यदि मैं बात करूंगा मॉड्यूलर ब्रिक के बारे में पहले, तो मॉड्यूलर ब्रिक का साइज फिक्स्ड ऑन नेशनल लेवल, कि नेशनल लेवल पर इनका साइज फिक्स किया जाता है। आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि मॉड्यूलर ब्रिक का साइज नेशनल लेवल पर फिक्स किया जाता है। ओके, तो नेशनल लेवल पर साइज फिक्स किया जाता है, और कौन सा साइज है वो? इट इज 190 mm, 90 mm एंड 90 mm। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड ब्रिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल ब्रिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन ब्रिक। सो हम जान चुके हैं जो मॉड्यूलर ब्रिक है इसका साइज आपका नेशनल लेवल पर डिसाइड किया जाता है। यदि मैं बात कर रहा हूं दूसरे टाइप ऑफ ब्रिक की, सो इट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल ब्रिक। तो देखें, आप देखेंगे अलग अलग स्टेट्स में, या फिर आप जनरली अपने घर पे भी देखेंगे, तो अलग अलग स्टेट में ब्रिक का साइज बिल्कुल डिफर करता है, बिल्कुल ही अलग अलग होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसी ब्रिक जिनका साइज स्टेट लेवल पर डिसाइड होता है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं साइज फिक्स्ड ऑन स्टेट लेवल। यदि किसी ब्रिक का साइज स्टेट लेवल पर फिक्स होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्रेडिशनल ब्रिक कहेंगे। ओके, तो देखें मेरे पास अभी तो आ चुका है कि जो उसका साइज है आपका स्टैंडर्ड ब्रिक का, जो आपकी मॉड्यूलर ब्रिक का साइज है वो तो अपन पढ़ चुके हैं। तो फिर क्या ट्रेडिशनल ब्रिक का कोई साइज ही नहीं होता? तो मैं आपको डिस्कस करूंगा ट्रेडिशनल ब्रिक के साइज में, लेकिन उसमें वेरिएशन होता रहता है अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी जनरली एक बार एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा भी गया है कि ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज क्या होता है, तो मैं आपको साइज के बारे में वो डिस्कस कर रहा हूं। तो देखेंगे अभी इसके बारे में अपन जान चुके हैं, इसको मैं रफ आउट कर रहा हूं कि मॉड्यूलर ब्रिक जिनका साइज नेशनल लेवल पर फिक्स होता है, और ऐसी ब्रिक जिनका साइज ट्रेडिशनल लेवल पर फिक्स होता है, या फिर आप कह सकते हैं स्टेट लेवल पर फिक्स होता है, उनको अपन ट्रेडिशनल ब्रिक कहते हैं। तो अभी मैं इसको एक बार हटा देता हूं और मैं बात कर रहा हूं मॉड्यूलर ब्रिक के बारे में। तो देखेंगे मॉड्यूलर ब्रिक का यदि मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड साइज, तो देखें स्टैंडर्ड साइज जो आपके सामने लिखा हुआ है मॉड्यूलर ब्रिक का, इट इज 190 by 90 by 90 mm। ये टोटली 190, 90 एंड 90 mm के अंदर होता है। अगर मैं बात करता हूँ, चलिए ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। अगर मैं बात कर लेता हूं आपके लिए कि यदि इस ब्रिक को अब किसी वॉल के अंदर मैसनरी के थ्रू लगा दिया गया है, मतलब मींस मैसनरी कर दी गई है, ये ब्रिक अब वॉल के अंदर लग चुकी है। मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से इस वॉल में इसको लगाया जाएगा जब मैं आपको ब्रिक मैसनरी पढ़ा रहा हूँ, ब्रिक मैसनरी चैप्टर। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं ब्रिक, सो अपन ओनली फंक्शंस को नहीं देखना है, अभी हमें समझना है इसका इंट्रोडक्शन। फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा ब्रिक मैसनरी के अंदर। तो देखें, मान लीजिए मैंने इसको वॉल के अंदर लगा दिया, तो वॉल के अंदर लगाने के बाद जो इसका साइज होता है वो कहलाता है आपका नॉमिनल साइज। इट इज कॉल्ड नॉमिनल साइज। मैंने लिखा इसका नॉमिनल साइज। इसको मैं सिंपली ये भी कह सकता हूं विद मोटार। और ये जो आपका साइज जो आपका 190 by 90 by 90 mm आया है, इसको मैं कह सकता हूं विदाउट मोटार। इसको हम कह सकते हैं विदाउट मोटार। ये विदाउट मोटार हो सकता है और वो विद मोटार आपका कहलाया जा सकता है। तो सिंपली एक और क्वेश्चन आपके लिए बन के तैयार हो जाता है कि साइज ऑफ या थिकनेस ऑफ मोटार क्या होता है। जो मोटार मीन्स, मोटार मैं आपको बता देता हूं, थिकनेस ऑफ मोटार अपन डिस्कस करेंगे आगे अपन बीएमसी के अंदर ही। सो मोटार इज ए रेशियो ऑफ सीमेंट
सैंड एंड वाटर जनरली। इसके अलावा लाइम, सीमेंट एंड वाटर का भी हो सकता है, या फिर और भी कुछ एक स्पेसिफिक रेशियो हो सकते हैं, या गेज मोटार भी होता है। कई तरीके के मोटार होते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे मोटार चैप्टर में। जनरली मोटार इज, सिंपल भाषा में बोलूं तो, मसाला, जिससे कि हम एक दीवार में मैसनरी का वर्क करेंगे या चिनाई का कार्य करेंगे। ओके, तो देखिए थिकनेस ऑफ मोटार जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि 10 mm टू 12 mm। मोटार की जो थिकनेस होती है वो 10 mm टू 12 mm होती है। बेसिकली अपन इसको 10 mm लेके चलते हैं। तो 10 mm अपन यदि थिकनेस ऑफ मोटार लेते हैं, तो अब नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक मींस विद मोटार द साइज ऑफ ब्रिक इज, इट इज now increases with 10 mm, so 190 becomes 200 mm, 90 becomes 100 mm and this 90 become also 100 mm। तो अपने पास जो साइज है ब्रिक का वो 200 100 by 100 mm से आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। तो याद रखेंगे विदाउट मोटार इसका साइज ये रहेगा, एंड मोटार की थिकनेस 10 mm होने की वजह से आपका नॉमिनल साइज जो होगा वो 200 by 100 by 100 mm होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ में यदि मैं यहीं पर बात कर लेता हूँ ट्रेडिशनल ब्रिक के बारे में, जो कि मैंने कहा था कि जिसका साइज आपका स्टेट लेवल पर डिसाइड किया जाएगा, तो अगर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो देखें ट्रेडिशनल ब्रिक, इसका जनरली अपन बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिशनल ब्रिक इसका अपन बेसिक साइज ही देख लेंगे, नॉर्मल साइज। तो नॉर्मल साइज आप याद रखेंगे 230 mm, 114 mm एंड 76 mm। ये आपका साइज रहेगा ट्रेडिशनल ब्रिक का। तो आपका ये ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज हो चुका है, ये आपका मॉड्यूलर ब्रिक का साइज हो चुका है, ये विद मोटार हो चुका है, ये विदाउट मोटार हो चुका है। ये विदाउट मोटार साइज है, यदि आप इसको विद मोटार करेंगे तो आप इसमें भी 10 mm एड अप करके इसको फाइंड आउट करके देख सकते हैं। तो अपने समझ में आया है एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक। तो जनरल इंट्रोडक्शन समझने के बाद ब्रिक का यदि मैं बात करता हूं कि आपको कोई पूछता है कि ब्रिक क्या होती है, किस तरीके की दिखाई देती है, तो आप बेसिकली उसको आप एक इंट्रोडक्शन समझा सकते हैं कि इस तरीके का आपका ब्रिक दिखाई देता है। चलिए ठीक है, अपन साइज के बारे में सब कुछ अभी अच्छे से जान चुके हैं। अब मैं अगर बात करूंगा कि देखिए ब्रिक को अपन बना तो रहे हैं, लेकिन ब्रिक को कौन से इंग्रेडिएंट से बनाया जाएगा, तो इसके सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपोनेंट ऑफ ब्रिक के बारे में। तो उसको अपन साइज के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, मोटार की थिकनेस क्या होगी। मैं इस ब्रिक का जो आपका डायग्राम है इसको बने रहने दे रहा हूं, जिससे कि आपको एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, तो देखें अब अगर मैं बात कर रहा हूं इंग्रेडिएंट्स की, तो जैसा कि मैंने सीमेंट के अंदर भी आपको बताया था कि सीमेंट के इंग्रेडिएंट को याद करने का जो ट्रिक है वो है लॉस में है एम्स, L फॉर लाइम, S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना, I फॉर आयरन ऑक्साइड, M फॉर मैग्नीशिया एंड S फॉर सल्फर। जो भी कैपिटल लेटर्स थे उनके नाम से अपन इंग्रेडिएंट्स के नाम को अच्छे से सीक्वेंस में याद रख सकते हैं विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज की फॉर्म में। तो देखें यदि मैं आगे बात करता हूं कंपोनेंट ऑफ ब्रिक, तो ऐसा ही ब्रिक में भी कुछ होगा कंपोनेंट ऑफ ब्रिक। तो देखें ब्रिक के लिए भी मैं आपके लिए एक ट्रिक समझा रहा हूं, उस ट्रिक को अच्छे से आपको याद रखना है। तो देखें ट्रिक आपकी क्या होगी, इट इज सलीन, इट इज सलीन। सिंपली आप इसको याद रखेंगे तो आपको अच्छे से ये ट्रिक पूरी याद होने वाली है। तो देखेंगे अपन किस किस तरीके से याद रखेंगे। S फॉर सिलिका, बिकॉज एज वेल एज हम जानते हैं कि जैसा कि सीमेंट में मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है, लाइम, इसी तरीके से ब्रिक में मेन इंग्रेडिएंट आपका कौन सा होगा, सिलिका होगी। तो आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। सो S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना, the second main important part of brick is alumina, L for lime also present in this, lime, and I for iron oxide, I for iron oxide, and M for magnesia, M for magnesia। सो अब हम अच्छे से जान चुके हैं कि कंपोनेंट ऑफ ब्रिक क्या क्या है। तो S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना, L फॉर लाइम, I फॉर आयरन ऑक्साइड एंड M फॉर मैग्नीशिया। बहुत सिंपली मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छे से याद हो गया होगा। सलीम बहुत एक सिंपल सा वर्ड है जिससे अपन सीक्वेंस में नंबर जो आपके कंपोनेंट ऑफ ब्रिक हैं उनको अब अच्छे से याद रख सकते। अब देखें पर ये तो याद हो गया,
जैसा परसेंटेज, अब होता क्या है, ये मैं क्यों याद करवा रहा हूँ सीक्वेंस में, क्योंकि आप देखोगे कि सीमेंट के इंग्रेडिएंट भी कुछ इससे रिलेटेड है, वहां पे भी सिलिका होता है, वहां एल्यूमिना भी होगा, वहां लाइम भी होगा, वहां आयरन ऑक्साइड भी होगा, वहां मैग्नीशिया भी होगा। तो आप किस तरीके से उनको डील कर पाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजेबल हो जाएगा। तो सीक्वेंस याद रखने का तरीका है, अगर आपसे इतना तो आपको हेल्प मिलेगी कि यदि आपसे यहां पर कोई पूछता है कि मेन इंग्रेडिएंट कौन से हैं ब्रिक के, तो आप बताएंगे सिलिका एंड एल्यूमिना। यदि मैं आपसे इन्हीं चीजों को पूछूंगा आपसे सीमेंट के अंदर, तो सीमेंट में आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे उस जगह पर लाइम एंड सिलिका, क्योंकि लॉस में है एम्स कॉन्सेप्ट से एल रिप्रेजेंट द फर्स्ट वर्ड एंड एस रिप्रेजेंट द सेकेंड वर्ड, दैट इज सिलिका एंड द फर्स्ट वर्ड इज लाइम। सो अगर मैं यहां पर भी देख रहा हूं तो देखें हर एक पार्टिकल का, हर एक पॉइंट का, जितने भी मैंने आपके सामने ये कंपोनेंट लिखा है, इन सब के यूजेस क्या क्या काम आएंगे, किस किस तरीके से इनकी परसेंटेज होगी, किसको ज्यादा मिलाने पर क्या होगा, किसको कम मिलाने पर क्या होगा, सेम एज वेल एज हम जैसा कि सीमेंट में पढ़ के आए हैं वैसा ही अपन ब्रिक में भी पढ़ेंगे। तो देखिए मैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में साथ में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट भी हैं जो कि सीमेंट में नहीं होने चाहिए थे, ऐसे ही ब्रिक के अंदर भी नहीं होने चाहिए। तो ब्रिक के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, तो देखो सिंपली मैं आपको अगर बेसिक्स जनरल से एक इंट्रोडक्शन दूं कि यदि आप ब्रिक बना रहे हैं तो बनाएंगे तो आप सिंपल, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो क्ले से ब्रिक बनाई जाती है। क्ले मींस मिट्टी, सिंपल भाषा में कि मिट्टी से आपकी ईंटें बनाई जा रही हैं। यदि मिट्टी के अंदर आप जिस मिट्टी से ब्रिक को बनाओगे, यदि उस ब्रिक के अंदर आपके कंकड़ होंगे, आपके छोटे छोटे स्टोन्स होंगे, लकड़ी के टुकड़े होंगे, वेजिटेटिव मैटर्स या छोटी पत्तियां होंगी पेड़ों की, तो वो क्या होगा, जिस टाइम पर अपन पका रहे होंगे अपनी ब्रिक को, उस टाइम पर वहां पर उनकी बर्निंग होगी। उनके बर्निंग होने के कारण वहां से वो ऐश बन के तो वो गायब हो जाएंगे, लेकिन उस जगह पर वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे, और वॉइड्स क्रिएट होने के कारण उस जगह पर मटेरियल का तो लॉस हो गया। जब स्ट्रेंथ उस ब्रिक के ऊपर आएगी, जब लोड उस ब्रिक के ऊपर आएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ कमजोर होने की वजह से वो ब्रिक फेल हो जाएगी, या फिर बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। या फिर मैं सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, इनमें भी यदि कह देता हूं कि यदि इनमें भी कोई ना कोई कमी हो जाती है, तो इन कमी के कारण भी कोई ना कोई, यदि ज्यादा मात्रा में मिला दें तब भी कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई एक गलत जो हैपनिंग होगी जिनको हम नहीं चाहते हैं, या फिर कम मात्रा में मिला दें तब भी कोई ना कोई ऐसा अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज वहां पर अकर होने लगेंगी। तो देखें इनके हर एक चीज की परसेंटेज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखें परसेंटेज के लिए मैं आपको बताता था, जैसे कि सीमेंट में लाइम एंड मैग्नीशिया की परसेंटेज होती थी, आपकी याद होनी चाहिए आपको 70 to 80 दोनों की। यदि मैं टोटल बात करता हूं, यदि मैं अकेले बात करूं तो लाइम की 62 से 67 एंड सिलिका की आपकी होती थी 17 से 25, 17 to 25। तो इसी तरीके से मैं इसको वाइप आउट कर रहा हूं। तो आप देखेंगे जो इंग्रेडिएंट है या कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, कंपोनेंट ऑफ ब्रिक है, उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। सो कंपोनेंट ऑफ ब्रिक, कंपोनेंट ऑफ ब्रिक, तो देखें आप कंपोनेंट ऑफ ब्रिक के बारे में कि सबसे पहला अपन एक टेबल की फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। अभी इसको अपन समझ लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो आपका कंपोनेंट है मैंने आपको बताया, अब देखिए इसको साइड में मैं एक बार लिख देता हूं वापस से आपके लिए सलीम, ताकि आपको याद रहे कि ये किस तरीके से काम करेगा। SALIM, ओके। तो देखें हम वहां से इनको पिकअप करेंगे और यहाँ पर इनको पुट करके अपन देखेंगे इनके परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है आपका वो है कौन सा? फर्स्ट इज सिलिका। फर्स्ट इज सिलिका। द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन brick is 50 to 60% and it is the very popular question in state or central JEE. Okay, the second ingredient of the brick is alumina. It is alumina and the percentage is 20 to 30%, 20 to 30%. And the next one is third is L for lime. It is lime and the percentage of lime is 4 to 5%, 4 to 5%. The next one is I for iron oxide. Here I am writing I for iron oxide and the percentage of iron oxide is 5 to 6% in brick manufacturing. Okay, and the last one is M for magnesia.
M for magnesia, and the percentage for magnesia is 1%. ओके तो यहाँ से अपने पास एक टेबल प्रिपेयर हुई है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट की क्या क्या परसेंटेज होगी, जिस परसेंटेज के अकॉर्डिंग इनको हमें अच्छे से प्रोपोर्शन में मिलाना है, जिससे मुझे एक बहुत ही वैल्यूएबल और अच्छा ब्रिक बन के तैयार हो जाए। अब आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मैंने जैसा आपको बताया था कि जब मैं आपको सीमेंट पढ़ा रहा था तो सीमेंट में हर एक कंपोनेंट में एक कॉमन लाइन मैंने हमेशा बताई थी कि ये स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है। तो वो जो कॉमन लाइन है क्या वो कभी एग्जाम में आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। जो उनके स्पेशल पॉइंट्स हैं वो हमें हमेशा अपने को याद रखने हैं। तो यदि मैं बात करूंगा इनके स्पेशल पॉइंट है एक एक वर्ड के बारे में, तो देखें एक एक पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि कौन क्या काम करता है। तो सबसे पहले मैंने बात की है सिलिका की, तो मैं यहाँ पर अब मैं इस वर्ड को मिटा देता हूँ और सबसे पहला जो पॉइंट है आपका सिलिका, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखें सिलिका क्या करेगा, देखें सिलिका ही मेन कंपोनेंट है ब्रिक का। तो मैंने क्या लिखूंगा, सबसे पहला क्या हुआ, ये फर्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रिक, फर्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रिक, ये आपका पहला मेन कंपोनेंट है ब्रिक का। जो आपका जो सेकंड पॉइंट होगा वो ये होगा कि इसका काम क्या है। चलिए ठीक है, सिलिका इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, दैट इज SiO2, SiO2। इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रिक। इट हैव द 50 to 60% फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ब्रिक। लेकिन इसका काम क्या है, द वर्क ऑफ द सिलिका इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक इज इट गिव्स प्रॉपर शेप टू ब्रिक। मेन जो अपना काम होना चाहिए ब्रिक में कि शेप ऑफ ब्रिक का जो जिम्मेदारी है, शेप ऑफ ब्रिक का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, सिलिका की है। मींस सिलिका आपका प्रॉपर साइज प्रोवाइड कराता है ब्रिक का, जिससे कि आप जब मान लीजिए आपका साइज ही गलत है, आपका शेप ही खराब है आपके ब्रिक का, तो आप उसको जब अपने स्ट्रक्चर में यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर कभी भी होमोजीनियस या स्ट्रक्चर आपका कभी भी स्ट्रेट नहीं बन सकता, एक सिंपल अलाइनमेंट में कभी नहीं बन पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सिलिका एकदम प्रॉपर मात्रा में आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। यदि मैं बात करता हूँ आगे कि अगर मान लीजिए मैंने इसको ज़्यादा मात्रा में मिला दिया, एक्सेस मात्रा में मैंने आप इसको मिला दिया, यदि सिलिका ज़्यादा मात्रा में होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा कि सिलिका जब ज़्यादा मात्रा में मिलेगी तो लॉस ऑफ कोहेजन होगा। मैं आपको रीज़न बताऊंगा, लॉस ऑफ कोहेजन होगा। तो लॉस ऑफ जब कोहेजन होगा आपका, तो उस जगह पर लॉस ऑफ कोहेजन के कारण हीट भी लॉस होगी। तो लॉस ऑफ कोहेजन जब होता है ध्यान रखें आपकी यूट लॉस होती है, और हीट लॉस होने के कारण आगे जाकर ये ब्रिटल हो जाएगा और जल्दी से अपनी ब्रिक जब भी कभी यूज़ करेंगे तो वो आपस में टकरा के ही टूट जाएगी। तो समझ में आया होगा कि यदि इसको ज़्यादा मात्रा में मैं मिला देता हूँ तो कोहेजन का लॉस होगा, जिससे हीट लॉस भी होगी, और हीट लॉस होने के कारण क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल की फॉर्म में चला जाएगा और ये आपस में टकरा के ही टूट जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अपनों को नुकसान होने वाला है इसकी ज़्यादा मात्रा से। तो इसका एकदम प्रॉपर डिफरेंस मैं आपको परसेंटेज बता चुका हूँ। ऑलरेडी इट हैव द मैक्सिमम वैल्यू 50 to 60%, नो नीड टू एक्सीड और नो नीड टू डिक्रीज दिस वैल्यू। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, यदि मैं इसको कम मात्रा में मिला देता हूँ तो होगा क्या, इसका शेप खराब हो जाएगा। तो सिंपली क्या होगा, यदि मैं इसको डेफिशिएंसी में मिला देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको डेफिशिएंसी में मिला दिया, तो क्या होगा, शेप ऑफ ब्रिक डैमेज, जो आपका शेप होगा, जो ब्रिक का शेप है वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। तो अपने ये समझ में आया है सिलिका के बारे में, अच्छे से समझ लें कि सिलिका फर्स्ट मेन कंपोनेंट है जिसका 50 से 60% सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है ब्रिक के कंस्ट्रक्शन में, ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग में।
ये प्रॉपर शेप देती है, इसका मेन काम क्या है, प्रॉपर शेप देना। एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछता है तो प्रॉपर शेप के रेफरेंस में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी चीज, यदि इसको ज्यादा मात्रा में मिला दिया जाए तो लॉस ऑफ कोहेजन के कारण हीट लॉस होगा, और हीट लॉस की वजह से वो मटेरियल जब इसको अपन बर्न करेंगे तो ये जल्दी से पक के ये ब्रिटल हो जाएगा। इसको बर्निंग के टाइम पर यदि आपने ज्यादा सिलिका मिलाई है तो जब बर्निंग होगी इसकी तब ये हीट लॉस होगा, लॉस ऑफ कोहेजन के कारण ये ब्रिटल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और वहां पर ब्रिक आपके आपस में ही जब अपन यूज कर रहे होंगे साइड पर तो वहां पर ये टकरा के टूटने लग जाएंगी। दूसरी नेक्स्ट चीज कि अगर डेफिशिएंसी यदि कम मात्रा में मिला दिया इसको तो क्या होगा, इस ब्रिक का शेप जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, ब्रिक का शेप जो होगा वो बिगड़ चुका होगा। ओके, फर्स्ट जो पॉइंट है आपका उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यदि मैं बात करता हूं जो सेकंड पॉइंट है आपका, दैट इज एल्यूमिना। सो आपका यहां से काफी बार अच्छा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एल्यूमिना, चाहे आप देखेंगे आईएएस के लास्ट ईयर पेपर जो कि 2007 या 2010 के आसपास हैं, वहां पर बीएमसी में अच्छे क्वेश्चन बने हैं ब्रिक से या सीमेंट, या जो अपने मेन पोर्शन ऑफ बीएमसी है वहां से काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखें एल्यूमिना का मेन काम क्या है, एल्यूमिना का मेन काम है प्लास्टिसिटी क्रिएट करने का, तो इसका हमेशा याद रखें, फॉर प्लास्टिसिटी। तो मैं आपको बहुत अच्छे से डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे इस वीडियो को जब भी आप देखें। तो एल्यूमिना इज फॉर प्लास्टिसिटी इन ब्रिक। एल्यूमिना किसके लिए जिम्मेदार है, प्लास्टिसिटी के लिए जिम्मेदार है। ओके, अब साथ में मैं एक लाइन आपको टैग लाइन सबकी बता देता हूं कि ये क्या करते हैं। जनरली इनको मिलाने से ब्रिक में एक चीज तो हमेशा होगी ही होगी, वो क्या है कि ये हमेशा आपकी श्रिंकेज, क्रैकिंग और वार्पिंग, इन तीनों चीजों को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। तो मैं आपको यहां पर सिंपली लिख देता हूं, प्रिवेंट श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड वार्पिंग। तो मैं इनको अच्छे से आपके सामने लिख चुका हूं कि जो भी मैं आपके सामने इंग्रेडिएंट बताऊंगा उनका काम ये तो होने ही वाला है, तो ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा। सिंपल सी बात, जैसे कि सीमेंट में होता है कि हर एक कंपोनेंट आपका स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता ही है, इंपार्ट करता ही है, तो वो क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। सेम एज वेल एज यहाँ पर भी ये प्रिवेंट करेंगे श्रिंकेज को, क्रैकिंग, रैपिंग को, ये सिलिका भी करेगा, ये एल्यूमिना भी करेगा, ये लाइम भी करेगा, आयरन ऑक्साइड भी करेगा, मैग्नीशिया भी करेगी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है कभी आपका पूछा नहीं जाएगा। जो आप अपन सेकंड आगे बढ़ रहे हैं, एल्यूमिना, ये प्लास्टिसिटी के लिए अच्छा होता है, प्लास्टिसिटी क्रिएट करता है। प्लास्टिसिटी है क्या, प्लास्टिसिटी के लिए कैसे हो रहा है, तो सिंपली मतलब कि जब अपन किसी एक जो अपना ब्रिक अर्थ है या फिर जो मिट्टी जिससे अपन अपनी ब्रिक को बनाने वाले हैं, उस ब्रिक को जब अपन एक मोल्ड के थ्रू एक ब्रिक फॉर्म में, कच्ची रॉ ब्रिक के अंदर जब अपन उसको बनाएंगे तो उसके शेप को परमानेंट डिफॉर्म करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, एल्यूमिना की होगी। मतलब सांचे से हटाने के बाद ब्रिक अपनी शेप में बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी प्लास्टिसिटी की जो होगी वो एल्यूमिना की होगी, और शेप की जो जिम्मेदारी होगी, बना रहे, इसकी जिम्मेदारी एल्यूमिना की, और शेप की जिम्मेदारी किसकी है, सिलिका की है। और साथ में जो मैंने एक कॉमन लाइन आपको बता चुका हूं कि श्रिंकेज, क्रैकिंग और रैपिंग, इन चीजों को तो प्रिवेंट करेगा ही करेगा। आगे में अपन तीसरा जो अपना कंपोनेंट है उसके बारे में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो तीसरा आपका कंपोनेंट है लाइम। तो देखें लाइम जो होता है, परसेंटेज इसकी आपको समझाई रखी है, 4 to 5% इसकी परसेंटेज होती है। तो लाइम का मेन काम क्या होता है, देखिए लाइम का काम भी क्या होगा, प्रिवेंट श्रिंकेज, क्रैकिंग, रैपिंग, इन सारी चीजों के लिए होगा। मेनली जो लाइम होता है ये आपका फ्लक्सिंग मटेरियल होता है, फ्लक्सिंग मटेरियल इन ब्रिक। तो देखें फ्लक्सिंग मटेरियल का मतलब क्या है, फ्लक्सिंग मटेरियल मीन्स कि ये एक तरीके से ध्यान रखते हैं कि जो अपनी ब्रिक मैन्युफैक्चर हो रही है वो अच्छे से पक रही है, अच्छे से अपने काम जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा, उन सारी प्रोसेसेस का जो ध्यान रखना होता है वो एक फ्लक्सिंग मटेरियल का होता है, जो कि यहाँ पर लाइम करती है। तो लाइम के बारे में अपने को फ्लक्सिंग मटेरियल की फॉर्म में एक बात पता चली है। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए मैंने इसको ज़्यादा मात्रा में मिला दिया, ज़्यादा मात्रा में मैंने इसको मिला दिया तो होगा क्या, ज़्यादा मात्रा में मिलाने पर ये कम टेम्परेचर पर इट मेल्ट एट लो टेम्परेचर, ये क्या होगा, लो टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगी
और शेप खराब हो जाएगा। समझ में आ गया कि यदि इसको ज्यादा मात्रा में मिला देता हूं, कम मात्रा में मिलाऊंगा तो सिंपल सी बात है अपना काम जो कर रही है वो अच्छे से नहीं करेगी। यदि इसको ज्यादा मात्रा में मिला दूंगा तो लो टेम्परेचर पर क्या होगा, ब्रिक अपनी मेल्ट हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। ओके, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज आयरन ऑक्साइड, दैट इज आयरन ऑक्साइड। साथ में आपको पता ही है लाइम ये काम तो करेगी ही करेगी, आपका जो मैंने आपको बताया है प्रिवेंट श्रिंकेज, क्रैकिंग, रैपिंग एंड ETC। तो इन सारे कामों को तो जितने भी कंपोनेंट है आपको वो सभी करेंगे। ओके, आगे मैं बात कर रहा हूँ लाइम के बारे में, बात कर चुके हैं। आयरन ऑक्साइड हर जगह पे मैं बता चुका हूँ। आयरन ऑक्साइड जहाँ पर भी किसी एक मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल के अंदर मिलेगा तो वहाँ पर हमेशा याद रखें आयरन ऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड हार्डनेस। तो यहाँ पर भी इसका सेम काम है कि ये कलर प्रोवाइड कराएगी, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी, ये हार्डनेस प्रोवाइड कराएगा एंड ये ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड कराएगा, ड्यूरेबिलिटी। तो ये सारी जिम्मेदारियां किसकी होंगी, ये जिम्मेदारियां होंगी आयरन ऑक्साइड की। तो अपने को यहाँ पे समझ में आया आयरन ऑक्साइड का। अब बात आती है कि यदि आयरन ऑक्साइड ब्रिक में ज़्यादा मात्रा में हुआ तो क्या होगा, कम मात्रा में हुआ तो क्या होगा। तो देखें यदि ब्रिक में मैन्युफैक्चरिंग करते समय आयरन ऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो ब्रिक को पकाते समय ब्रिक ज़्यादा पक जाएगी और ब्रिक का कलर ब्लैकिश ब्लू होने लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई बार देखा होगा आपने साइट पर भी, आपने घर पे जब ईंट आती हैं तो उसमें कुछ ईंटें ऐसी होती हैं जिनका कलर बिल्कुल डार्क होता है, ब्लैकिश ब्लू टाइप का होता है। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। यदि आयरन ऑक्साइड की मात्रा आप कम कर देते हैं तो आपने कई बार देखा होगा टोटली रेड कलर ब्रिक ना होके वो ऑरेंज या येलो कलर के कुछ स्पॉट्स वगैरह, उस पर पैचेज वगैरह होते हैं, तो वो आयरन ऑक्साइड की कमी के कारण होते हैं। आयरन ऑक्साइड यदि कम मात्रा में होगा तो येलो कलर, आयरन ऑक्साइड यदि ज्यादा मात्रा में होगा तो ब्लैकिश ब्लू कलर। तो इस तरीके के कुछ एक क्राइटेरिया, कुछ एक प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं मैग्नीशिया की, 5th नंबर इज मैग्नीशिया। ओके, सो मैग्नीशिया का क्या काम होगा। और देखिए मैग्नीशिया जैसा कि सीमेंट में येलो टिंट प्रोवाइड कराती थी और साथ में श्रिंकेज, क्रैकिंग, रैपिंग इनको भी रोकेगी इस जगह पर, और साथ में येलो टिंट तो प्रोवाइड ही कराएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये सिलिकॉन जो मैग्नीशिया है अपनी वो येलो टिंट प्रोवाइड कराती है ब्रिक में, साथ में प्रिवेंट करेगी श्रिंकेज को, क्रैकिंग को और रैपिंग को, और इसकी परसेंटेज होगी 1%। तो आपको इसके इंग्रेडिएंट अच्छे से समझ में आए होंगे। ब्रिक का साइज क्या होता है, मोटार का साइज क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से होंगी। किसको हेडर बोलेंगे, किसको आप स्ट्रेचर बोलेंगे, कौन सा पार्ट आपका फ्रॉग होगा, उन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात ये आती है कई बार कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट couple of brick which is having the maximum value of। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू, एक ऐसे कपल की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग में। तो उनको याद रखेंगे कपल इज ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना एंड इट हैव 70 to 80% वैल्यू। कंबाइनली इट हैव, दोनों के यदि कंबाइन करूंगा तो इन दोनों की वैल्यू और 70 to 80% हो जाती है। अब दोनों के मैं काम भी आपको बता चुका हूँ। बात आती है कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रिक का साइज कौन डिसाइड करेगा। भाई जो आपने नेशनल लेवल साइज डिसाइड कर दिया, जो भी साइज है, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल जो साइज है उनका साइज कोई डिसाइड नहीं करा, हम खुद डिसाइड करें, नहीं, उनका भी एक ब्यूरो बना हुआ है, उनका भी एक रिकमेंडेशन जो आपका एक डिपार्टमेंट होता है वो बने हुए हैं। तो याद रखेंगे जो ब्रिक का जो साइज होता है उसको डिसाइड करता है BIS। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या होता है BIS। तो देखें जो ब्रिक का अभी अपन समझ चुके हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट का क्या काम होता है। तो अपन समझते हैं कि साइज ऑफ ब्रिक इज डिसाइडेड और फिक्स्ड बाय BIS। तो जो ब्रिक का साइज होगा उसको कौन डिसाइड करेगा, उसको BIS डिसाइड करेगा या फिक्स करेगा। तो BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
तो BIS आपका साइज डिसाइड करता है ब्रिक का, कि ब्रिक का साइज क्या होगा। तो अभी हमने ब्रिक के टाइप पढ़े थे, उनके साइज के फिक्स होने के अकॉर्डिंग। साथ में इंग्रेडिएंट पढ़ लिए कि किन इंग्रेडिएंट से इस ब्रिक को बनाया जाएगा, और क्या इनको याद करने का एक ट्रिक होगा, सलीम, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया। तो सलीम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं रिप्रेजेंट अगर करके दिखाता हूँ तो इट इज़ S, इट इज़ A, इट इज़ L, M, A। तो मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सलीम एक फॉर्म बनती है जिसमें सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अपने को यहाँ तक पता चला। अब मैं आगे जो क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ वो क्लासिफिकेशन आपका होगा स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हैं उनको उनके रिंगिंग टेस्ट या साउंडनेस टेस्ट के अकॉर्डिंग, या उनके वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, या फिर उनमें जो सैचुरेटेड वेट है उसके अकॉर्डिंग। तो देखें हम जो आगे जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ ब्रिक, वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम देखिए, जो अपन रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल बिल्डिंग में जो हम रेगुलरली जो ब्रिक्स यूज करते हैं, क्या वो फर्स्ट क्वालिटी की ब्रिक होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, या सेकंड क्लास ब्रिक होती है, थर्ड क्लास। तो ये मैं नाम ले रहा हूँ, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, ये क्या होती हैं, इनका डिस्कशन बहुत जरूरी है।